मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उसके साथ हम लोग डेली डिस्कस करते हैं 6 बजे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके साथ जितने भी फैक्ट आएंगे हम वो आपको बताते चलेंगे और आप यह सेशन डेली फॉलो करिए दोस्तों, चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर इस एक वीडियो से मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो से आने वाला है, तो आप डेली फॉलो करिए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखना ही है आपको दोस्तों। किसी भी हाल में इस वीडियो को डेली फॉलो करिए और एक रूटीन सेट कर लीजिए अपना, जिससे कि आपका सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में आईएओ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ साझेदारी की है? दोस्तों, आपको ये बताना है। जो आईएओ है आपका, आईएओ यानी कि एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक, जो इस समय 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक है दोस्तों, यह 2021 में हो रहा है, याद रखेंगे, जापान में। टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ साझेदारी की है या फिर किसके साथ भागीदारी की है? तो बताएंगे दोस्तों, अडानी समूह। अडानी समूह द्वारा आईएओ और अडानी समूह मिलकर दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक का भागीदारी करेंगे। ये बात याद रखेंगे, यानी कि इस समय आपका टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, इसमें पदक भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका यह एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न होगा आपके सारे एग्जाम्स के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में अडानी समूह को शामिल किया गया है, यह बात याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो बताएंगे नारायण रामचंद्रन। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईएओ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था दोस्तों, 1927 में। अब ओलंपिक के बारे में हम बहुत बार बताए हैं। ओलंपिक का स्टार्टिंग गेम कब से स्टार्ट हुआ था, होना कब से स्टार्ट हुआ था, 1896 से। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें मशाल जलाया जाता है, 5 छल्लों का मतलब क्या है। अब आप जितना जानते हैं ओलंपिक के बारे में सारी बातें लिख डालेंगे, हम आपको इसका बार बार रिवीजन कराते रहते हैं, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में एआईएफएफ महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है दोस्तों, यह बताएंगे। किसे चुना गया है एआईएफएफ महिला फुटबॉलर 2020-21 के लिए? तो आप बता देंगे दोस्तों, नंगोंगम बाला देवी जी को चुना गया। किसको चुना गया है? नांगगोम बाला देवी जी को चुना गया है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखेंगे, आईएआईएफएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट बता दीजिए आप लोग। आपको बहुत बार हमने डिस्कस किया है, जब भी आता है ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए जो चुना गया है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है किसको? नांगोगम बालाजी को, बाला देवी जी को। और इसका फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ याद रखेंगे दोस्तों, अखिल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे बाला जी जो ये बाला हैं 21 राज्य के हैं भारत के, बताएंगे मणिपुर की हैं। अंडर 19 टीम का हिस्सा थी दोस्तों यह। अंडर 19 टीम जो आपका फुटबॉल टीम महिला का है उसका यह हिस्सा भी रह चुकी थी, जिन्होंने 2002 में असम में अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में भी भाग लिया था दोस्तों, जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। यह मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई थी कहाँ पे? असम में। याद रखेंगे पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, मणिपुर, असम, नागालैंड, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं सब। इन्होंने भारत की महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मणिपुर सीनियर महिला फुटबॉल टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों, याद रखेंगे। ये सारी बातें फैक्ट हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 2 शहरों के लिए ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना शुरू किया है दोस्तों? इसमें आपको बताते हैं बहुत सारी चीज़ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको यह भी डिस्कस करेंगे, जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें फैक्ट के रूप में आपको पता चलेगा। पहले इसका राइट आंसर बता देंगे दोस्तों। 2 जिले हैं कह लीजिए, अभी 2 शहर हैं मध्य प्रदेश के, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने दोस्तों ऐतिहासिक शहर परिदृश्य के रूप में शुरू कर दिया। वहाँ पे एक परियोजना शुरू किया गया, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना। कौन कौन से शहर है मध्य प्रदेश के? याद रखेंगे दोस्तों, ग्वालियर और एक ओरछा दोस्तों, ग्वालियर और ओरछा। यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। ये आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। मध्य प्रदेश के 2 राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के 2 जिले, ओरछा और ग्वालियर।
या फिर शहर यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना शुरू किया गया है यहाँ पे दोस्तों, उसके लिए चुना गया है। यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे। अभी बात करें कौन है सीएम, तो बताएंगे शिवराज सिंह चौहान जी ही है। और राज्यपाल दोस्तों कौन है, तो अगर आप हमेशा अभी अभी भी सर्च करेंगे तो आपको राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश के मिलेंगी आनंदीबेन पटेल। उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन आप बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है दोस्तों। एमपी के जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसका फुल वीडियो बिल्कुल ट्रिक से 8 राज्यों के जो राज्यपाल चेंज हुए हैं, बिल्कुल ट्रिक से आप इसको आके चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। चलिए हम आपका एक बार रिवीजन भी करा देते हैं। कौन कौन से राज्य के राज्यपाल बदले गए हैं। जैसे कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल जी बने हैं। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई बने हैं। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। हरियाणा के भंडारू दत्तात्रेय बने हैं। झारखंड के रमेश बैस को बनाया गया है। इसके बाद मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति बनाए गए हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र के बारे में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उस समय जब इसका स्थापना हुआ था तो जो संस्थापक के समय 51 देश थे, 51 कंट्री थी, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अगर बात करेंगे इस समय फ़िलहाल में कितने कंट्री हैं इसमें, इस संगठन में कितने कंट्री हैं, तो बताएंगे 193 देश हैं। सबसे लास्टवां देश दोस्तों दक्षिण सूडान है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का जो दोस्तों कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय हमेशा आपको डिस्कस किया जाता है, मुख्यालय इस समय कहाँ पर है। तो दोस्तों आप इसका कल एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, अच्छा बता सकते हैं आप मुख्यालय कहाँ पर है इसका। चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मुख्यालय वही आप बता देते हैं आपको फिर से। चलिए अच्छा, न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर में है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा एग्जैक्ट लोकेशन आप बता दीजिए, हम बार बार डिस्कस करते हैं न्यूयॉर्क शहर में भी किस जगह है ना। चलिए हम आपको और चीज़ें बताते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें दोस्तों, इसमें कितने इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम पर बताएंगे दोस्तों 6 हैं। कौन कौन से, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। लेकिन अगर पूछा जाता है इसमें कार्यकारी भाषा कितने हैं, तो बोलेंगे 2 हैं। कौन कौन से, जिसमें ऑफिस में इसके वर्क होते हैं, जिससे हमेशा 2 लैंग्वेज में, कौन कौन से, अंग्रेजी और फ्रेंच में दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें इसमें राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो बताएंगे 6 अंग है। 6 अंग में से एक सुरक्षा परिषद है इसका अंग। दोस्तों सुरक्षा परिषद में पूछा जाता है कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो बोलेंगे 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य, यानी कि टोटल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों में से 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। कौन कौन से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। लेकिन 10 जो अस्थायी सदस्य हैं वो हर 2 साल पे चुने जाते हैं दोस्तों, ये बात याद रखेंगे, है ना। 2022 तक भारत है, इस बात को भी याद रखेंगे। 2022 तक भारत चुना गया 2021-22 के लिए। दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे उनका नाम बताइए, तो बता देंगे त्रिगवेली, जो कि कहाँ के थे दोस्तों, नॉर्वे के थे। ये 1952 में चुने गए थे और अपने आप ही इस्तीफा दिए थे। लेकिन इस समय फिलहाल में कौन है, तो बताएंगे अंटोनियो गुटरेस। इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है दोस्तों, याद रखेंगे 2023 तक, और 1 जनवरी 2017 में चुने गए थे, है ना। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हमेशा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में किसे सचिव नियुक्त किया गया है। इसका सिंपल सा आंसर है, आप दोस्तों बता देंगे रश्मि रंजन दास को। सॉरी, रश्मि रंजन दास को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र कर समिति के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस IIT ने ड्रोन के लिए साइबर सुरक्षा खोजने के लिए लॉन्च किया प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र। दोस्तों यह कारनामा किस IIT द्वारा किया गया है दोस्तों, तो बता देंगे IIT कानपुर द्वारा किया गया है दोस्तों। IIT कानपुर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन के रूप में एक ड्रोन बनाया है दोस्तों, जो कि क्या करेगा, साइबर सुरक्षा के लिए जितने भी प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र होते हैं, मतलब कि कौन कौन से सेंटर बनाया जाए जिससे कि जहाँ पर साइबर हमारा सिक्योर रहे। जो देखते हैं ना साइबर हमला हमेशा होता रहता है। साइबर हमला का मतलब है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, एंटीवायरस वगैरह के थ्रू क्या करते हैं, सारी जानकारी वगैरह हासिल कर लिया जाता है ना। तो इससे बचने के लिए यह एक नए ड्रोन के रूप में बनाया गया है दोस्तों, जो कि एक तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना। प्रौद्योगिकी नवाचार के केंद्र में साइबर सुरक्षा प्रदान करेगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। और IIT कानपुर के बारे में आपको क्या बताएं, यूपी में पड़ता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए ये मेक इन इंडिया सुरक्षा समाधान है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। मेक इन इंडिया है, सरकार पड़ोसी देशों विशेषकर चीन से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए मेक इन इंडिया साइबर सुरक्षा समाधानों को बढ़ावा दे रही है। इस वजह से इसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है और पहला कदम है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कदम है। इस तरह से और भी आगे आपको देखने को मिलेंगे नया। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में 2020 के टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है।
पहली भारतीय बोला जाए या फिर पहली भारतीय महिला बोला जाए दोस्तों, दोनों चीज़ सेम है। याद रखेंगे, पहली भारतीय भी मीराबाई चानू बनी है और पहली भारतीय महिला भी मीराबाई चानू बनी है दोस्तों, याद रखेंगे। अभी ओलंपिक जो चल रहा है 2020 वाला दोस्तों, 2021 में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है तो बता देंगे। 2021 में जो हो रहा है दोस्तों, ये जापान के टोक्यो में हो रहा है दोस्तों। 2032 के लिए भी हाल ही में आपने देखा था, 2032 के लिए जो समारोह का है ना, समारोह का जो उनके लिए मतलब कि समारोह का आयोजन करने का उनको एक तरह से आदेश दे दिया गया है ना? किसके द्वारा आदेश किसको मिला है दोस्तों, मतलब कौन सा देश आयोजन करेगा 2032 में ओलंपिक का, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ पहले क्या था दोस्तों, भारत में होने वाला था लेकिन अब टल गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है दोस्तों। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है दोस्तों। 49 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं दोस्तों, याद रखेंगे। 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है दोस्तों। हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% दोस्तों ये पूछा जाएगा। चीन के झीउई होऊ ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार उत्तोलन में कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, समझ रहे हैं। झी ऊ ई, ये नाम क्या है, झी हु ई, जो कि कहाँ की हैं दोस्तों, चीन की हैं। झी हु ई हो इनका नाम है दोस्तों। ये 210 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं हमारे देश की मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, हाल ही में भारत के किस राज्य की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का 107 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। किस राज्य की थी दोस्तों, आपको यह बताना है। और यह दोस्तों कितने साल की थी, आपको तो ये याद ही रखना है दोस्तों। आप बता देंगे ये कितने साल की थी। ये दोस्तों 107 साल की थी, ये आप याद रखेंगे। और किस राज्य की थी, केरल की थी दोस्तों। केरल के कोल्लमपुरी, केरल के एक गांव है दोस्तों कोल्लमपुरी, वहाँ की थी ये बात याद रखेंगे दोस्तों। यह अभी कह लीजिए कि समानक होता है, समानक परीक्षा होती है जो बूढ़े में या फिर उम्रदराज लोग जो देते हैं उसे बोला जाता है समानक परीक्षा, है ना। याद रखें, भारत में समानक परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज महिला यही थी दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। यह कहाँ की थी, केरल के कोल्लम जिले की थी, ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। 105 साल की उम्र में ये अपनी शिक्षा जारी करी थी, याद रखेंगे दोस्तों। ये भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे केरल की बात हुआ तो केरल के बारे में आपको कुछ बताते हैं फैक्ट। देखिए, हम आपको डेली करंट अफेयर बताते रहते हैं राज्यों के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फैक्ट के रूप में जानना चाहिए। जैसे केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य को बनाया गया था। केरल के पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर पूर्व में कर्नाटक है, पूर्व में तमिलनाडु है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसकी समुद्र तट की अगर बात करें दोस्तों तो 590 किलोमीटर है, याद रखेंगे। केरल राज्य का जो क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी तो आपको पता है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या घनत्व 860 है। यहाँ की लोकसभा सीट है दोस्तों 20 और विधानसभा सीट है 141, राज्यसभा सीट है 10 दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इसका मुख्य भाषा क्या है केरल का, बताएंगे दोस्तों। यहाँ मलयालम बोला जाता है। और इसके जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों केरल में, बताएंगे 14 जिले हैं दोस्तों। दोस्तों अष्टामुदी जो लेक है केरल में ही पाया जाता है, जो कि एक लैगून लेक है दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखेंगे। यहाँ पर कह लीजिए कयाल, इसे इस अगर देखा जाए केरल में इसे कयाल नाम से जाना जाता है, कयाल, याद रखेंगे दोस्तों। कार्डमम की पहाड़ियाँ भी यहीं पर पाई जाती हैं, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कालीकट केरल के कोझिकोड जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे, जहाँ पर वास्को डी गामा 1498 में आया था। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में यूनी ई एस सी ए पी में जो स्कोर किया गया है भारत द्वारा दोस्तों, कितना स्कोर किया गया आपको यह बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हुआ है भारत द्वारा, कह लीजिए। इसमें 5 होते हैं, 5 कह लीजिए 5 मापदंड होते हैं, उसके आधार पर देखा जाता है। जैसे पारदर्शिता होता है और औपचारिकताएँ होती हैं, संस्थागत व्यवस्था होता है और पेपरलेस ट्रेड होता है, क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड होता है। इस पाँचों में भारत ने बहुत बढ़िया सुधार किया है। अगर बात किया जाए पारदर्शिता में, भारत 2021 में 100% सुधार कर लिया दोस्तों, 100% हो गया भारत का पारदर्शिता, है ना। 2019 में ये 93.33% था। औपचारिकताओं में अगर देखा जाए 2021 में दोस्तों 95.83% भारत ने सुधार किया है, जिसमें कि अगर कहा जाता है 2019 में कितना था तो 87.5% था। अगर संस्थागत व्यवस्था और सहयोग की बात करें 2021 में 88.89% इन्होंने सुधार किया है दोस्तों, इतना अंक इन्होंने पाया है। लेकिन 2019 में भारत का जो अंक था 66.67 था। पेपरलेस ट्रेड में भारत का 96.3% है इस बार, और 2019 में 81.48%। और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड में दोस्तों 2021 में भारत का जो परसेंटेज है कितना है 66.67% है। 2019 में यही था 55.56% था दोस्तों। कल जितने भी व्यापार के माध्यम हो गए और दोस्तों भारत की औपचारिकताएं हो गई, इन सब में भारत बहुत ज़्यादा सुधार किया है। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इस एशिया प्रशांत का या फिर आर्थिक सामाजिक सहयोग का सामाजिक आयोग का भारत का इस बार का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, 90.32% रहा है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, जो कि आपको पता है
OECD जितने भी कंट्री हैं, जैसे बात करें कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, इसमें भी सबसे अच्छा स्कोर भारत का रहा है ना, याद रखेंगे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। यूएनई जो हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, UNESCAP, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग दोस्तों, ये चीज़ इसका फुल फॉर्म है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में सिक्किल और भास्करन का निधन हो गया दोस्तों। सिक्किल आर भास्करन दोस्तों, इनका फुल नाम है, ये चीज़ याद रखेंगे। सिक्किल और नहीं, सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया। यह कौन थे? यह बता देंगे दोस्तों, वायलिन वादक थे, जो आपसे पूछा जा सकता है, फेमस वायलिन वादक थे दोस्तों। देखिए कल का प्रश्न था, आपने बताया था, बहुत अच्छा किया था। जो बच्चे नहीं बताते हैं वो देखें, इस वीडियो को डेली देखें, तो उसमें फॉलो करें। जो बच्चे एक दिन देखते हैं, 2 दिन गैप करते हैं, इस तरह के नहीं करना है आपको। आप डेली देखिए, फॉलो करिए, तब जाके बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। इसका राइट आंसर दोस्तों DRDO था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? ये आपको बताना है दोस्तों। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी जोड़िए दोस्तों, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने जो आपके साथ मित्र हैं जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको जोड़िए दोस्तों, और सारे क्लासेस आप फॉलो करिए, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।